हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री सिविक 7th क्लास की बुक का अकबर द ग्रेट के चैप्टर के बारे में। कल हमने इसी चैप्टर के एल्स का कॉन्क्वेस्ट पढ़ा था और अकबर के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अकबर was not only a great conqueror but also a great administrator. वो अकेला जीतने में ही सक्षम नहीं था बल्कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जो अपने राज्य को अच्छे से देखते हैं, उसका रेवेन्यू सिस्टम, उसकी मिलिट्री के बारे में, उसके ट्रेड के बारे में देखते हैं। ही फॉलोड मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ शेरशाह सूरी। वो ज़्यादातर शेरशाह सूरी की पॉलिसीज को ही फॉलो करता रहा, थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन आइडियाज़। उसने इंडियन और पर्शियन आइडियाज़ को मिलाकर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज़ एडमायर्ड टिल टुडे। उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को आज भी सराहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द मुगल एम्पर वॉज ऑल पावरफुल। सभी मुगल एम्पर पावरफुल थे। ही वॉज द सुप्रीम कमांडर, लेकिन ये सुप्रीम कमांडर था अपनी फोर्सेस का और अपने हथियारों से। ही वॉज ऑल द सुप्रीम जज, और वो खुद एक जज भी था। ही हैड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट हिम। उसके पास मिनिस्टर्स की एक काउंसिल थी जो बनाई, उसने मिनिस्टर की काउंसिल बनाई हुई थी जो उसको असिस्ट करती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स वर द वज़ीर और दीवान। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल कौन था उसका? वज़ीर, जिसको हम वज़ीर बोलते हैं, और दीवान बोलते हैं। हु हेडेड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। वो क्या देखते थे? वज़ीर और दीवान रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखते थे, पैसों के डिपार्टमेंट को देखते थे। मीर बख्शी वॉज इन चार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। जो मीर बख्शी था उसने मिलिट्री के डिपार्टमेंट का चार्ज लिया हुआ था। द चीफ काजी लुक्ड आफ्टर द जुडिशियल डिपार्टमेंट। जो चीफ काजी होते थे वो जुडिशियल डिपार्टमेंट देखते थे। जुडिशियल डिपार्टमेंट वो होते हैं जहाँ पे न्याय की बातें की जाती हैं। मीर समन वॉज इन चार्ज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। जो मीर समन था वो उसके महल का इंचार्ज था। देयर वर आल्सो सम अदर ऑफिशियल्स हु वर गिवन डिफरेंट फंक्शंस। वो उसके और भी ऑफिशियल्स थे जिनको अलग अलग काम दिए गए हुए थे। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर हैड डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 15 प्रोविंसेस कॉल्ड सभा। अकबर ने अपने राज्य को 15 प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था और उसको वो सभा कहता था। द सभा वर सब डिवाइडेड इनटू सरकार्स। जो सूबा थे उनको सरकार्स में डिवाइडेड किया था। सरकार्स को क्या बोलते थे? डिस्ट्रिक्ट्स। एंड द सरकार्स इनटू परगनास, और सरकार्स को आगे परगनास में डिवाइडेड किया गया हुआ था। आज की तहसील उस समय की परगनास होती थी। ईच परगना हैड ए नंबर ऑफ विलेजेस, और एक परगना में बहुत सारे विलेजेस होते थे। ईच प्रोविंस वॉज अंडर अ गवर्नर ऑफ सूबेदार। हर राज्य का हर प्रोविंस किसके अंडर आती थी? गवर्नर के, और उसको क्या बोला जाता था? सूबेदार। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच प्रोविंस was managed by certain officials similar to the pattern at the center. हर प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेशन को वैसे ही संभाला जाता था, वैसे ही देखरेख की जाती थी जिस तरह से सेंटर की होती थी देखरेख। जैसे जहाँ पे राजा खुद बैठता था, जिस राज्य में जिस तरह उस राज्य की देखभाल होती थी वैसे ही बाकियों की देखभाल होती थी। द सूबेदार मेन फंक्शन वॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जो सूबेदार का मेन फंक्शन था लॉ एंड ऑर्डर को देखना। द दीवान केप्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ द रेवेन्यू। जो दीवान थे रेवेन्यू के रिकॉर्ड को देखते थे। द बख्शी वॉज इन चार्ज ऑफ द आर्मी। जो बख्शी होते थे वो आर्मी का इंचार्ज देखते थे। एंड द कोतवाल वॉज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। और जो कोतवाल थे वो शहरों के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। द मुगल्स नॉट इंटरफेयर विद द विलेजेस। जो मुगल्स थे
वो विलेजेस में इंटरफेयर नहीं करते थे, विच लार्जली लुक्ड आफ्टर देयर ओन अफेयर्स थ्रू देयर पंचायत्स। और विलेजेस कैसी चलती थी, जिनको पंचायत्स वहीं के देखते थे। A village was looked after by the officials known as the कोतवाल। और विलेज को ऑफिशियल्स को कौन देखता था, कोतवाल, पटवारी और चौकीदार। अब हम अकबर के रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। जो लैंड रेवेन्यू था, जगह का रेवेन्यू, वो उस समय मेन सोर्स ऑफ इनकम था। एक राज्य का लैंड रेवेन्यू उस समय मेन सोर्स ऑफ इनकम था। अकबर इंट्रोड्यूस्ड मैनी चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। उसने बहुत से बदलाव लाए रेवेन्यू सिस्टम में। अंडर द तोदरमल हिज रेवेन्यू मिनिस्टर द लैंड वॉज प्रॉपरली मेयर्ड एंड असेस्ड। टोडरमल के अंदर उसका रेवेन्यू मिनिस्टर था, लैंड को प्रॉपरली मेयर किया जाता और देखा जाता कि सभी लोग अच्छे से उसका रेवेन्यू दें और किसी को ज़्यादा पे ना करना पड़े। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड ही क्लासिफाइड द कल्टिवेबल लैंड इनटू गुड, बैड एंड मिडलिंग। रेवेन्यू किस बेसिस पे रहते थे, कि लैंड की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि इस लैंड को कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने कल्टिवेबल लैंड को, गुड लैंड को, बैड लैंड को और मिडलिंग लैंड को डिवाइड किया हुआ था और उसी के अकॉर्डिंगली वो रेवेन्यू चार्ज करते थे। 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस्ड हैड टू बी पेड ऑन टू द स्टेट। और उसमें से क्या एवरेज निकाली हुई थी, उसमें से 1/3 एवरेज उनको राज्य को देनी पड़ती थी। ये उनका रेवेन्यू था। द पेजेंट्स वर एट लिबर्टी टू पे इन कैश और इन काइंड। किसानों के पास इतनी लिबर्टी थी, इतनी आज़ादी थी कि वो अपना रेवेन्यू चाहे कैश में दे, चाहे पैसों में दे और चाहे किसी चीज़ के एवज में दे। लोन्स वर गिवन टू द पेजेंट्स ड्यूरिंग फमाइंस। ओके, लोन्स भी दिए जाते थे किसानों को। लोन्स ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स वर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ सीड्स, कैटल एंड फॉर अदर यूजफुल पर्पसेस। और किसानों को इजी इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस के ऊपर लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे ताकि वो अपने सीड्स और अपने कैटल को खरीद सकें। अकबर टुक वेरियस स्टेप्स टू इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटीज़। उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। द मनसाबदरी सिस्टम। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज बाय एंड लार्ज बेस्ड ऑन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मनसाबदरी सिस्टम में बताया गया है कि उसने अपनी मिलिट्री को किस किस तरह से और कैसे डिवाइड किया हुआ था। अकबर डिवाइज्ड अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड मल्टीटास्क मनसाबदरी सिस्टम। अकबर ने एक स्पेशल सिस्टम बनाया मिलिट्री के लिए, जिसको हम मनसाबदरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अंडर दिस सिस्टम एवरी ऑफिसर ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट वॉज गिवन अ रैंक और मानसाब वॉज कॉल्ड मनसाबदरी। इस सिस्टम के अंदर हर ऑफिसर को और सिविल ऑफिसर को और मिलिट्री डिपार्टमेंट को एक रैंक गिवन किए गए हुए थे, उनको मनसाबदरी बोलते थे। द रैंक विच अ पर्सन रिसीव डिपेंडेड ऑन द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिज जॉब। हर इंसान को उसके रैंक के अकॉर्डिंगली पैसे दिए जाते थे। और द लोएस्ट मैन वॉज दैट ऑफ द कमांडर ऑफ 10। जो लोएस्ट मनसाब होते थे उनके अंदर 10 लोग आते थे और जो हाईएस्ट मनसाब होते थे उनके अंदर 10,000 लोग आते थे। ईच मनसाबदर वॉज टू सप्लाई ट्रूप्स टू द किंग। हर मनसाबदर को ट्रूप्स देनी होती थी किंग को। मनसाबदर्स वर पेड हाई सैलरीज। इनको बहुत सारी सैलरीज मिलती थी, इनकी सैलरीज हाई होती थी। द पोस्ट ऑफ मनसाबदर वॉज नॉट हेरिडिटरी। जो इनकी मनसाबदर की पोस्ट थी वो हेरिडिटरी नहीं थी। दस मनसब वॉज इंजॉयड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑफिसर। और इस तरह मनसाब सारी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ टाइम के लिए ऑफिसर की पोस्ट को इंजॉय कर सकते थे।
In this way, Akbar tried to give a military character to the administration. इस तरह अकबर ने मिलिट्री करैक्टर बनाया, अच्छे से मिलिट्री करैक्टर बनाया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए. द मनसाबदर्स वर पेड इन द फॉर्म ऑफ जागीज. मनसाबदर को कैसे पे करना पड़ता था, किस तरह से उनको पैसे मिलते थे, जागीज के तौर पे. इन ऑर्डर टू कीप अ चेक ऑन द मनसाबदार्स, Akbar adopted the system of branding of the horses and maintained the descriptive role of soldiers. उनके ऊपर नज़र रखने के लिए उसने हॉर्सेस को ब्रांडिंग दी और मेंटेन डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ सोल्जर्स, और हर सोल्जर को उनके डिफरेंट रोल्स गिवन करें. द सिस्टम enabled the Mughal emperor to seek the service of senior officers. It also enabled the Mughal emperors to exert control over the nobility. इस तरह उसने अपना मनसाबदारी सिस्टम बनाया जिसके अंदर अलग अलग रैंक गिवन किए गए मिलिट्री को. इस तरह मुग़ल एम्परर्स ने अपना राज्य फैलाया और अपनी इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन बनाकर उसने अपनी नोबिलिटी दिखाई. अब हम पढ़ेंगे आर्मी के बारे में. अकबर हैड हिज ओन स्टैंडिंग आर्मी. अकबर की अपनी ओन आर्मी थी. इट कंसिस्टेड ऑफ कैवेलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड नेवी, जिसमें कैवेलरी मतलब हॉर्सेस वगैरह, और हॉर्सेस के बहुत सारे हॉर्सेस थे उसके पास. इन्फेंट्री थी. आर्टिलरी मीन्स उसके पास बहुत सारे हथियार थे. और नेवी भी थी जो समुद्र के रास्ते से उसके लिए लड़ने के लिए तैयार थी. ही गेव मच अटेंशन टू आर्टिलरी. उसने ज़्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया, हथियारों के ऊपर. अ स्ट्रॉन्ग पैक ऑफ आर्टिलरी कंपेन्ड द मुग़ल एम्परर व्हेनेवर ही मूव्ड आउट ऑफ द कैपिटल. उसके पास बहुत सारे हथियार थे जो वो जब बाहर जाता अपने राज्य से, अपनी राजधानी से, तो उसको लेकर साथ जाता था. ट्रेड. अब हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में. ट्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट. ये एक इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू था स्टेट के लिए. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड गुजरात लार्जली हेल्प टू एस्टेब्लिश ट्रेड विद द सेंट्रल एशिया, ईरान एंड साउथ एशियन कंट्रीज़. जो बंगाल और गुजरात को जीतने के बाद उसका जो ट्रेड था बहुत बढ़ गया सेंट्रल एशिया, ईरान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ. द मेन आइटम्स of exports were textiles, indigo, saltpeter and spices. जो मेन आइटम्स थी एक्सपोर्ट्स करने के लिए वो कौन सी थी, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े, इंडिगो, सॉल्टपीटर मीन्स गन पाउडर एंड स्पाइसेस मतलब मसाले. तो पोर्टुगीज बाय नाउ एस्टेब्लिश देयर सेंटर in the west coast of India and engaged themselves in trade with Europe. और तब तक पोर्टुगीज़ भी एस्टेब्लिश कर चुके थे अपने सेंटर को वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, और उन्होंने अपना ट्रेड किसके साथ बना लिया, यूरोप के साथ.